हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं पंजाब मास्टर कैडर साइंस में फिजिक्स का डेमो लेक्चर, जिसमें हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो होगा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास किस रेंज में होता है? अगर हम एनर्जी की बात करें तो इनकी जो एनर्जी रेंज रहती है न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो ये मीडियम एनर्जी रेंज का टॉपिक होता है। मीडियम एनर्जी रेंज से क्या मतलब है? देखो, जो आप न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ते हो तो इससे पहले आपकी ना जो इससे कम एनर्जी रेंज होती है वो होती है आपकी एटॉमिक फिजिक्स। जो एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ते हो, तो जो एटॉमिक फिजिक्स है ये आपकी लो एनर्जी रेंज में रहती है। मतलब अगर कंपेयर करो हमारे पास इन तीन टॉपिक को, ये तीनों टॉपिक हमारे पास एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला आता है ये आता है आपका यहाँ पे एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स हमारे पास यहाँ पे एक तरह से लो एनर्जी रेंज में होता है। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि आपका मीडियम एनर्जी रेंज में है, और लास्ट में आएगा पार्टिकल फिजिक्स जिसको हम हाई एनर्जी फिजिक्स भी बोलते हैं। तो ये आपका हाई एनर्जी रेंज में होता है, हाई एनर्जी रेंज, और ये आपका मिड एनर्जी रेंज हो गया। और जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एटॉमिक फिजिक्स, ये होती है आपकी लो एनर्जी रेंज। अगर एनर्जी के कंपैरिजन में आप देखो, ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एनर्जीज को डिफाइन करते हैं। क्योंकि अगर आप एटॉमिक फिजिक्स को पढ़ते हो उसमें ना आपने एनर्जी का फॉर्मूला देखा होगा, वो किस में लिखा जाता है? वो आप लिखते हो जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, और जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ये आपकी एमईवी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में आती है। और अगर आप पार्टिकल फिजिक्स पे जाओ तो आप जीईवी की रेंज तक भी पहुंच जाते हो, मतलब गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये एनर्जी रेंज होती है। ऐसे हमारे पास यहाँ पे चीजें चलती हैं। और एक नाम आपने सुना भी होगा, जो पार्टिकल फिजिक्स है उसको आप हाई एनर्जी फिजिक्स भी बोलते हैं। जब मास्टर्स आप करते हो, मास्टर्स क्लास में हमारे पास यहाँ पे आप क्या बोलते हो? पार्टिकल फिजिक्स को हाई एनर्जी फिजिक्स भी बोलते हो। ठीक है, चलिए, तो अब आज के जो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इट विल बी न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, स्टार्टिंग से इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है टूल्स टू स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स। जब न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ते हो तो उसके लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो दो तरीके के हमारे पास यहाँ पे टूल्स होते हैं। एक होते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल टूल्स, एक होते हैं आपके मैथमेटिकल टूल्स। जब एक्सपेरिमेंटल टूल्स हम देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटल टूल्स में डिटेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल डिटेक्टर्स होते हैं, जो पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं, तो पार्टिकल डिटेक्टर्स आ जाएंगे। दूसरी चीज है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, जो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट जो है आपका एटॉमिक वाला ही है, सेम जैसे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड आप कहां पे यूज करते थे एटॉमिक फिजिक्स में, सेम आपका न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट भी होता है। तो ये हो गया आपके तीन एक्सपेरिमेंटल टूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल टूल्स। दूसरा पार्ट हम देखें तो मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब होता है जो ऑपरेटर्स, या फिर आप यहाँ पे बोलो तो अगर जो मैथमेटिक्स पार्ट, जो मतलब कैलकुलेशन आप कर रहे हो, किसकी हेल्प से करते हो? क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की हेल्प से, या फिर आपका प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट होता है। तो मतलब ये आपके यहाँ पे हो जाएंगे मैथमेटिकल टूल्स। इधर जो हम देख रहे हैं ये आपका एक्सपेरिमेंटल टूल्स वाला पार्ट है। तो दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया कि न्यूक्लियर फिजिक्स जब आप स्टडी करते हो तो उसमें आपको दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सपेरिमेंटल टूल्स की और एक आपका मैथमेटिकल टूल्स का। तो ये स्टार्टिंग है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होते हैं। देखो, हम जब न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ते हैं तो हम न्यूक्लियस के लेवल पे होते हैं, मतलब न्यूक्लियर लेवल की हम चीजें यहाँ पे एक तरह से पढ़ते हैं। अगर पूरा एटम है तो एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस होता है। देखो, एटॉमिक फिजिक्स जब आप पढ़ते हो तो पूरे एटम की बात करते हो, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो तो न्यूक्लियस की बात करते हो जनरली। तो हमारे पास न्यूक्लियस, हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो सब चीजें किसमें आती हैं? आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर में हमारे पास कौन कौन आएंगे? यहाँ पे प्रोटॉन्स आएंगे और हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों नहीं कर रहे हम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एटम का पार्ट होता है, न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता। हम किन की बात करेंगे यहाँ पे? न्यूक्लियॉन्स की। जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये क्या है? इनको हम न्यूक्लियॉन्स बुलाते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। जो प्रोटॉन है या फिर हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन है, बेसिकली जो न्यूक्लियॉन्स है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स है इनकी स्टडी हम करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर में क्या आएगा? इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन जेड एंड न्यूट्रॉन एन आर प्रेजेंट। मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, या तो प्रोटॉन है या फिर हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब जब इससे आगे हम चलेंगे, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद हमारे पास क्या आएगा? आपका
आपका पार्टिकल फिजिक्स में हम जो चीज देखेंगे वो डिफरेंट होगी, क्योंकि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनकी भी बात वहां पे करते हैं, तो क्वार्क मॉडल भी वहां पे आता है। ठीक है, अभी के लिए हम किस पे रहेंगे, सिर्फ प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे, क्वार्क तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन z एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n इज नोन एज मास नंबर। तो जो हमारे पास जैसे हम एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं इस चीज को। जैसे अगर मैं बोलूं हमारे पास यहाँ पे ए एक्स जेड है, इसमें अगर हम ए को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये क्या होगा आपका एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक मास। जेड क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर हो गया। और जो एक्स बचा इसको हम क्या बोलें, यहाँ पे क्या होता है आपका, जहां पे एक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट नेम, जो भी एलिमेंट है उसका नेम। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमने यहाँ पे बनाया है इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में ले रहे हैं हम 16O8 मतलब ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को हम देखें तो इसमें आपका एटॉमिक मास कितना दिख रहा है हमें यहाँ पे 16, एटॉमिक मास है 16। एटॉमिक मास मतलब हमारे पास न्यूक्लियॉन्स का मास, और ये आ गया आपका एटॉमिक नंबर Z। और एलिमेंट नेम भी आपको पता ही है, एलिमेंट नेम तो आपको पता ही है कि ये ऑक्सीजन हमने कंसिडर करा था, तो इसको हम O से क्या डिनोट कर सकते हैं, ऑक्सीजन। तो कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पे हैं। अब इसको थोड़ा सा इजी अगर करना चाहें तो जो हमारे पास लास्ट स्लाइड में लिखा था उसको अगर हम देखें तो ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका n प्लस जेड। n क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये है आपके न्यूट्रॉन्स, जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी न्यूक्लियर के अंदर वो है ये n। और जो ये z आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, किसी न्यूक्लियर के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आपका क्या बन गया यहाँ पे n प्लस जेड। n क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, z क्या है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जो a है ये दो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी होते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे करके तो पूरे एटम का जो मास होता है वो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक मास होता है, और जितना भी मास है हमारे पास यहाँ पे हम किसका लेते हैं, न्यूट्रॉन का लेते हैं, प्रोटॉन का लेते हैं। बट हमारे पास जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मास हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मास हम उसका मान के चलते हैं। क्योंकि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम अगर देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार देख लो, ये होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻31 kg। जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻ ऑफ आपका 27 ऑफ kg। तो 1000 टाइम्स का फर्क है। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ही हम यहाँ पे एक तरह से यूज करते हैं। अगर न्यूट्रॉन नंबर की बात की जाए तो न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकाला जाता है, n इज इक्वल टू a माइनस जेड, क्योंकि a इज इक्वल टू n प्लस जेड था, a इज इक्वल टू n प्लस जेड था। अगर यहाँ से n निकालना तो n इज इक्वल टू a माइनस जेड। अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियर है, जैसे अगर मैं मानूं यहाँ पे 23Na11 है, सोडियम है, तो इसमें से अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो n इज इक्वल टू आपका a माइनस जेड, n इज इक्वल टू आपका a माइनस जेड। अगर देखें तो ये आ जाएगा आपका 23 माइनस आपका 11, इट विल बी 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे निकालते हो। न्यूक्लियस, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रदरफोर्ड बाय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड जो थे, अर्न्स्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था। ठीक है, पूरा नाम क्या है इनका, अर्न्स्ट रदरफोर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, जो एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा जाता है। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसके बिहाफ पे इन्होंने बताया कि हमारे पास जो पूरे एटम का मास है वो एक छोटे से पार्ट में एक तरह से कंसंट्रेटेड होता है, उसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियस। मतलब पूरे एटम का जो मास है वो एक छोटे से स्पेस में हमारे पास यहाँ पे होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं भी, तो अगर मैं एक एटम यहाँ पे बनाता हूँ, ये लो, ये कंप्लीट एटम है, और एक छोटा सा न्यूक्लियस यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, ये तो सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसके अंदर। तो ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी, अर्न्स्ट रदरफोर्ड ने, बाय हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था,
जिसके बिहाफ पे इनको एक फाइंडिंग मिली जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और सारा मास किसी भी एटम का कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर। मतलब सारा मास जब न्यूक्लियस की वजह से है तो न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास यहाँ पे होगा। न्यूक्लियस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम विच कंटेन मोस्ट ऑफ द वेट ऑफ द एटम। मतलब ऑलमोस्ट सारा वेट कहाँ पे होता है हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर। किसी भी एटम का जो सारा मास होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास यहाँ पे नेग्लिजिबल लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, नेक्स्ट है नोट, इनसाइड द न्यूक्लियस टू टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट, वन इज न्यूक्लियर फोर्स। देखो जो न्यूक्लियंस के बीच में फोर्स लग रही है, ये फिर जो न्यूक्लियर लेवल पे जो फोर्स लग रही है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स बुलाते हैं। किस ऑर्डर में लगती है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के लिए कंडीशन है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस के अंदर लगती है, तो इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर हमारे पास हो जाती है। अगर इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज इसकी 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं एक तरह से, कौन सा ऑर्डर है ये फर्मी है। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे, फर्मी। फर्मी मतलब हमारे पास 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की हमारे पास यहाँ पे रेंज होती है न्यूक्लियर फोर्स की, बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगती है, और जो हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनके बीच में भी हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स लगती है। तो किसी भी टाइप का न्यूक्लियन हो उनके बीच में हमारे पास फोर्स लगती है। दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है इसको हम कैसा पार्टिकल लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जो हमारे पास प्रोटॉन है ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं तो उनके बीच में अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है, दोनों सेम टाइप के चार्ज है, तो उनके बीच में एक फोर्स आएगी, दैट विल बी रिपल्सिव इन नेचर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की फोर्स लग रही है, एक तो आपकी न्यूक्लियर फोर्स लग रही है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, बट जो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे है वो न्यूक्लियर फोर्स से कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है वो न्यूक्लियर फोर्स है। सेकंड पे कौन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हम करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड नंबर पे आता है, बट उसकी स्ट्रेंथ की अगर आप बात करो तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स से 1000 टाइम्स वीक होती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे डोमिनेट करती है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो ये रिपल्सिव फोर्स है ये बहुत ज्यादा एक तरह से कम हो जाती है। रीजन क्या है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब कुछ हम यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। वीकेस्ट फोर्स की अगर आप बात करो, वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेक्स्ट है इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज क्यों बोला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर लग रही है। न्यूक्लियस का ऑर्डर मैंने आपको बताया है किस रेंज में लग रही है, ये 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। तो इसलिए हमारे पास ये एक तरह से शॉर्ट रेंज फोर्स हो जाती है। नेक्स्ट है इट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज से हमारे पास ये एक तरह से इसका कुछ लेना देना नहीं है। रीजन क्या है, हमारे पास चार्ज से क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स डेवलप हो रही है, न्यूक्लियर फोर्स, अब ये हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रही है, तो वो तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रही है, उसमें से एक चार्ज है एक आपका अनचार्ज पार्टिकल। तो अनचार्ज पार्टिकल फोर्स कैसे डेवलप कर रहा है, तो यही हमारे पास मेन चीज है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। अगर चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती तो हमारे पास ये किसी भी पार्टिकल के बीच में लग सकती है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो कि दोनों ही आपके अनचार्ज पार्टिकल है, बट स्टिल वो न्यूक्लियर फोर्स आपस में एक दूसरे पे लगाते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन पे डिपेंड करती है, और स्पिन हमारे पास दोनों की होती है। हमारे पास यहाँ पे आपका प्रोटॉन का भी स्पिन होता है और न्यूट्रॉन का भी स्पिन होता है, तो स्पिन डिपेंडेंट है। तो स्पिन की वजह से हमारे पास ये फोर्सेस आपस में डेवलप कर रहे हैं। इट इज नॉन सेंट्रल इन नेचर, मतलब ये नॉन सेंट्रल इन नेचर है। सेंट्रल नेचर कौन सी होती है, जैसे अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। जितनी भी फोर्स हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, तो उस हिसाब से अगर आप सोचो तो वो सेंटर की तरफ लग जाती है। मतलब अगर आप अट्रैक्ट देखते हो किसी ऑब्जेक्ट को, अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द
सेंट्रल फोर्स, बट जो न्यूक्लियर फोर्स है ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्स की जो आपको याद करनी है, मतलब ये मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्सेज। तो न्यूक्लियर फोर्सेज के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, हाँ होती है, तो ये ट्रू हो गया। तो इसको तो हम यहाँ पे एक तरह से डिस्कार्ड कर देंगे, आंसर नहीं आएगा। चार्ज डिपेंडेंट, देखो चार्ज पे डिपेंड कर रही है क्या, चार्ज पे क्या हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड करती है, चार्ज डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन फोर्स इन नेचर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। स्पिन डिपेंडेंट है जी, स्पिन पे डिपेंड करती है। तो जो ट्रू हमारे पास यहाँ पे होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चार्ज डिपेंडेंट नहीं होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए था आपका, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट होती है ये चार्ज इंडिपेंडेंट वाली होती है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा गया है, चार्ज डिपेंडेंट। और आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट न्यूक्लियर फोर्सेस के रेस्पेक्ट में गलत है, तो गलत वाली स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, इसीलिए हम इसको आंसर मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है, टू प्रोटॉन्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 to the power -13 ऑफ सेंटीमीटर, -13 सेंटीमीटर है। पहले तो इसको आप सोल्व करके देख लो, क्या ये न्यूक्लियर रेंज में है या फिर न्यूक्लियर रेंज के बाहर है। अगर मैं 10 to the power -13 सेंटीमीटर को सोल्व करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं सेंटीमीटर को 10 to the power -2 मीटर। तो इसको अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 10 to the power -15 मीटर बन गया, मतलब ये तो न्यूक्लियर रेंज हो गई, मतलब न्यूक्लियस के अंदर बात हो रही है। दो प्रोटॉन है हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर 10 to the power -15 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही है फ्रॉम ईच अदर। The ratio of strength of strong and electromagnetic forces between them is roughly, देखो ऊपर किसको रखना है आपने, स्ट्रॉन्ग फोर्स को। तो मैं यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को ऊपर रखता हूं रेशियो में, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को अगर ऊपर रखूं, नीचे में रखता हूं यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब इनमें अगर आप देखो तो मैंने आपको बताया था जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो 1000 टाइम्स ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है किससे, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1000 रेशियो 1, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो रेशियो में हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ रहा है, अगर आप इसको एग्जैक्टली लिखना चाहो तो ये 10⁻³ आ रहा है। तो 10⁻³ कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कुछ अगर इस तरीके से आप इसको देखते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्टडी ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज कैन बी स्टडीड बाय 2 वेज। हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को दो तरीके से पढ़ते हैं, या तो होता है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, की चार्ज पार्टिकल से स्कैटरिंग हो रही है, दूसरा होता है स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। देखो दो तरह के पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनाऊं तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन था, एक तो न्यूट्रॉन था और एक आपका था प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन है ये तो चार्ज पार्टिकल हो गया, ये तो चार्ज पार्टिकल हो गया। जो दूसरा पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा पार्टिकल है, अनचार्ज पार्टिकल। अब अनचार्ज पार्टिकल हमारे पास चार्ज तो नहीं रख रहा क्योंकि ये अनचार्ज पार्टिकल है। अब अनचार्ज पार्टिकल से भी स्कैटरिंग होती है और जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है उससे भी स्कैटरिंग होती है, कि दोनों की स्कैटरिंग सेम तरीके से हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि एक चार्ज है एक अनचार्ज है। तो स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, चार्ज पार्टिकल है मतलब इसके पास चार्ज है, तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड दी न्यूक्लियस, कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जब हम स्कैटरिंग करते हैं चार्ज पार्टिकल, मतलब प्रोटॉन से स्कैटरिंग अगर होगी तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगेगा कि हमारे पास पार्टिकल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द न्यूक्लियस। स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल में क्या बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द न्यूक्लियस। इसमें एक चीज और बोल सकते हैं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम किस तरह से, एक तरह से देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास क्या बताता है हमें, किस तरह से हमारे पास पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द न्यूक्लियस। बट जो हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। एक चीज और भी है, जब हम यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल की बात करें, न्यूट्रल पार्टिकल को मास से जोड़ रहे हैं, तो याद कैसे रखें इस चीज को, आप ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन हल्का सा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में कौन डोमिनेट करेगा, न्यूट्रॉन करेगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, इससे आप इसको याद रख सकते हो। फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट
इट इज कंक्लूड दैट चार्ज एंड नंबर डेंसिटी इनसाइड द न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जब हमने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखे, इनके जो रिजल्ट आए, उससे हमें पता लगा कि जो चार्ज है या फिर हमारे पास नंबर डेंसिटी है वो इनसाइड द न्यूक्लियस हमारे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। नंबर डेंसिटी और आपकी चार्ज डेंसिटी जो है इनसाइड द न्यूक्लियस, देखो चार्ज डेंसिटी कहां से आ रही है, स्कैटरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल से, और जो हमारे पास नंबर डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी जो आ रही है वो न्यूट्रल पार्टिकल से आ रही है। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियस की डेफिनेशन। अ न्यूक्लियस इज अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम which is characterized by discrete energy levels. These levels are associated with certain quantum number. अब जैसे हमारे पास आप एटम के लिए पढ़ते हो, एटम के अंदर हमारे पास एनर्जी लेवल्स की बात आती है, सेम हमारे पास यहाँ पे भी आएगी। जैसे हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में आप पढ़ोगे तो न्यूक्लियस भी एक आपका क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी लेवल्स हमारे पास कुछ क्वांटम नंबर्स की वैल्यू भी रखेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं उनके पास कुछ सर्टेन वैल्यू होंगी क्वांटम नंबर्स की। तो यही चीज हम इस न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मेन जो आती है, ये आती है ईच लेवल हैज सर्टेन स्पिन पैरिटी वैल्यू एंड एनर्जी। देखो जो भी हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस में कोई हमारे पास न्यूक्लियर लेवल है, उसका कुछ स्पिन पैरिटी वैल्यू होता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो यही चीज हमारे पास कहाँ पे आएगी, जब हम न्यूक्लियर मॉडल्स पढ़ेंगे। जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, जब हम न्यूक्लियर मॉडल्स को पढ़ेंगे। अभी हमारे पास न्यूक्लियर मॉडल्स नहीं आए हैं क्योंकि अभी हम बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। जब बेसिक प्रॉपर्टीज से आगे बढ़ के हम न्यूक्लियर मॉडल्स पे जाएंगे तो हम ये सब चीजें भी पढ़ेंगे। तो उसमें जे जो हमें दिख रहा है, जे हमारे पास क्या है, आपका न्यूक्लियर स्पिन है, इसको हम बुलाते हैं न्यूक्लियर स्पिन। और जो पी है ये हमारे पास पैरिटी है, पी हमारे पास पैरिटी है। पैरिटी का सिंपल तरीका है, जो आप पैरिटी पढ़ते हो वही पैरिटी यहाँ पे आएगा, जैसे -1⁴ ये वाली पैरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली पैरिटी, ठीक है। चलिए, तो देयरफॉर क्वांटम मैकेनिकल लॉज मस्ट बी अप्लाइड फॉर स्टडी ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट कुछ 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं जो कि हमारे पास स्टेट से रिलेटेड है। जब आप न्यूक्लियर लेवल्स की बात करोगे तो उसमें अगर एक ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट आपकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। चाहे आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ो, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ो, कोई भी फिजिक्स पढ़ो, जो ग्राउंड स्टेट होती है वो आपकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है और मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। और जो आपकी एक्साइटेड स्टेट होती है वो आपकी अनस्टेबल स्टेट होती है। तो न्यूक्लियस में हमारे पास और भी लेवल्स होंगे जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो अनस्टेबल स्टेट न्यूक्लियस, और हमारे पास यहाँ पे मोस्ट स्टेबल स्टेट मतलब आपकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है, ठीक है। तो 2 तरह की हमने यहाँ पे स्टेट देख ली। नेक्स्ट है सम बेसिक प्रॉपर्टीज में मासेस की बात कर लेते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है 1 AMU इज इक्वल टू आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में हमारे पास इसका यूज होता है, तो आपको ये चीज वैल्यू याद रहनी चाहिए। जो 1 AMU है उसको आप 931.5 MeV के इक्विवेलेंट हमारे पास लेके जाते हो अगर आप एनर्जी की टर्म में लिखना चाहो, ठीक है। ये एनर्जी की टर्म में लिखा गया है, जो 1 AMU है ये एनर्जी की टर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट है मास ऑफ न्यूट्रॉन या फिर मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किस इस ऑर्डर के होते हैं, मतलब जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, मैंने आपको बोला था कि हल्का सा ज्यादा होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम देखें तो हल्का सा ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो जो हल्का सा ज्यादा है वो किस में हमें फील होता है, इसमें AMU में। AMU क्या है हमारे पास यहाँ पे, AMU को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। सबसे छोटी यूनिट होती है मास की, एटॉमिक मास यूनिट हम इसको बोलते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर मास। मास को मेजर करने के लिए सबसे छोटी यूनिट हमारे पास ये होती है, ठीक है। और ये हमारे पास एक तरह से इसका एनर्जी इक्विवेलेंट है। 1 AMU के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप एनर्जी देखोगे तो इट विल बी 931.5 MeV। अब आपको लग रहा होगा इधर तो एनर्जी लिखा है, इधर हमारे पास मास लिखा है, तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी C² मल्टीप्लाइड है। जो आपका एनर्जी का मास इक्विवेलेंस फॉर्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड है। तो 1 AMU के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, इसका मतलब ये है एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू 1 AMU इज 931.5 MeV। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू 1 AMU होती कितनी है, 931.5 MeV, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो हमारे पास ये लिखी गई हैं चीजें, ये किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। मतलब जैसे हम अगर हम Mn इंटू C² निकालें, मतलब इसको अगर मैं C² से मल्टीप्लाई करूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में निकालूं, तो कुछ इतना एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आता है। ये किसका एनर्जी है हमारे पास, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का एनर्जी प्रोटॉन की एनर्जी से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक चीज ये है, इसको मार्क कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है,
ठीक है, अगर मास की फॉर्म में आप एनर्जी निकाल रहे हो तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है मास की टर्म में जो एनर्जी है और अगर हम प्रोटॉन की एनर्जी, उन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 1.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो आपकी 1.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होती है किससे, प्रोटॉन से। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की हम यहाँ पे एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन की होती है आपकी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो हमारे पास यूज होता है ये आपने देखा भी होगा, जो पेयर एनाइलेशन या फिर पेयर प्रोडक्शन जैसे टॉपिक आप पढ़ते हो वहां पे ये एनर्जी यूज होती है। दो टॉपिक आएंगे, पेयर प्रोडक्शन एंड आपका पेयर एनाइलेशन। ठीक है, अभी नहीं आएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेंथ। अगर एटम की लेंथ हम देखें, एटॉमिक लेंथ, तो ये आपकी 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है, जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम की रेंज। ये एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम मतलब आपका एटॉमिक रेंज। नेक्स्ट है एनर्जी रेंज। अगर हम देखें तो हमारे पास एनर्जी रेंज एटम के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एटॉमिक फिजिक्स में आप पढ़ते हो ये हमारे पास कहाँ पे पढ़ी जाती है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे पढ़ी जाती है हमारी, ये पढ़ते हैं हम एटॉमिक फिजिक्स में। अगर हम एटॉमिक फिजिक्स से न्यूक्लियर फिजिक्स पे चलते हैं, अगर हम ट्रांजिशन देखें एटॉमिक फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजिक्स पे, तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है न्यूक्लियर के लिए, जो न्यूक्लियर रेंज होती है। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपकी एमईवी के ऑर्डर की आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। ठीक है, एमईवी रेंज में हम यहाँ पे न्यूक्लियर को लेके चले आते हैं, इसको बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी हमारे पास न्यूक्लियर से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है यह है साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उसका ऑर्डर क्या होता है। अगर हमारे पास सिर्फ साइज ऑफ न्यूक्लियस को ऑर्डर, सॉरी साइज ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर हम पूछ रहे हैं, तो इसमें जो आंसर आएगा इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, फ्यू फर्मी 10⁻⁻15 ऑफ मीटर। ये हमारे पास होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे नोट, स्पिन पैरिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कैन बी प्रिडिक्टेड बाय न्यूक्लियर शेल मॉडल। ये मैंने आपको बताया भी है, जो आपकी जेपी वैल्यूज वगैरह होती हैं, जो स्पिन पैरिटी वैल्यूज हैं, वो आगे हम मॉडल्स में पढ़ेंगे। जब हम न्यूक्लियर मॉडल्स पे जाएंगे तो न्यूक्लियर मॉडल्स के अंदर ये चीजें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, मतलब स्पिन पैरिटी हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, उसी के बिहाफ पे हमारे पास न्यूक्लियर लेवल्स बनते हैं, वहीं पे न्यूक्लियर एनर्जी देखी जाती है, बट पढ़ते हैं कहाँ पे इनको, न्यूक्लियर मॉडल्स में। नेक्स्ट है न्यूक्लियर कंपोजिशन। कंपोजिशन की अगर आप बात करो तो जब न्यूट्रॉन हमारे पास डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक हमारे पास क्या थ्योरी थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में थ्योरी यही थी कि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में डिस्कवरी हुई थी, किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने करी थी। तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या थ्योरी चल रही थी, इट वॉज एज्यूम्ड दैट न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, कि हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या चीज मानी गई, इट वॉज डिस्कार्डेड बिकॉज मैनी एविडेंसेस वर इन सपोर्ट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। बट इस थ्योरी का पार्ट क्या था, मेन हमारे पास वजूद क्या था इस थ्योरी का, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। बट बाद में हमारे पास जब डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, तब तो ये डिस्कार्ड बिल्कुल ही हो गई थी। बट उससे पहले भी हमारे पास बहुत सारी चीजें थी जो ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करती थी, ये थ्योरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह की थ्योरी डेवलप हुई 1932 से पहले, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 1932 से पहले ये थ्योरी चली और 1932 के बाद थ्योरी ये। तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या माना गया, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि आज तक भी यूज होती है। मतलब ये वाली थ्योरी हमारे पास अभी भी यूज होती है, ये वाली थ्योरी गलत थी। न्यूक्लियर कंपोजिशन से रिलेटेड दो थ्योरी आई थी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी और आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी देखें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारे पास ये चीज सजेस्ट करती है कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बाद में फेल हो गई थ्योरी। बट जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी है ये हमें क्या बताती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी में ये बताती है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और साथ में आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियर बनाऊं AXZ, तो इसमें हमारे पास जो ये A आपको दिख रहा है तो एटॉमिक मास है, ये है एटॉमिक मास,
और ये हमारे पास क्या है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब जैसे अगर मैं a माइनस जेड करता हूं, a माइनस जेड हमारे पास क्या बताएगा हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये यहां से तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, जो आपको z यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये थ्योरीज हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में डेवलप हुई थी। 1932 से पहले आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी था, और जो 1932 के बाद हमारे पास चीज देखी गई वो आपका एक तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे हम। ये आपका जो पार्ट था ये न्यूक्लियर फिजिक्स का बेसिक प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है। इसके बाद जो हमारे पास चीजें आती हैं उसमें भी हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अभी पेंडिंग है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।